नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मकड़ी रानी और आदमखोर चूहे। मकड़ी रानी और आदमखोर चूहे, लेखक अशीत चटर्जी, चित्रांकन विकास ठाकुर। रात्रि का समय था। अचानक आकाश में उभर आई चमकदार गोलाकार आकृति 12 वर्षीय बालक राहुल की आंखों से छिपी नहीं रह सकी। ओह, हो न हो, जरूर वह कोई उड़न तश्तरी है। डैडी ने मुझे कई बार रहस्य में उड़न तश्तरियों के बारे में बताया है, जो पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए देखी गई हैं। मुझे फौरन डैडी को इस उड़न तश्तरी की जानकारी देनी चाहिए। जब राहुल ने अपने पिता डॉक्टर कामत को जगाकर उड़न तश्तरी के बारे में जानकारी दी तो एकाएक ही उन्हें विश्वास नहीं हुआ। इम्पॉसिबल! लेकिन तभी वे चौंक उठे। कहीं यह वही उड़न तश्तरी तो नहीं जिसका 10 साल पहले गुप्त रूप से मेरे पिता ने आविष्कार किया था। वह दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। सोच मगन डॉक्टर कामत 10 साल पहले के अतीत में खो गए। उस रात में काफी देर तक डैडी के साथ उड़न तश्तरी के निर्माण कार्य में हाथ बटाता रहा था। अचानक, बस बेटे, रात बहुत हो चुकी है, अब तुम जाकर सो जाओ। फिर राहुल कमरे में अकेला है, अगर जाग गया तो रो रो रोकर आसमान सिर पर उठा लेगा। लेकिन डैडी, आप अकेले? अब बहुत थोड़ा काम बचा है, मैं स्वयं पूरा कर लूंगा। ईश्वर ने चाहा तो सुबह का सूरज हमारे लिए खुशी का संदेश लेकर उदय होगा और हमारे वर्षों के सपने साकार हो उठेंगे। ओ माय गॉड, तो क्या हम अपनी सफलता के इतने करीब पहुंच गए हैं डैडी? हाँ बेटे। बातें करते हुए दोनों प्रयोगशाला से बाहर निकल आए और मुझे पूरा विश्वास है कि यह उड़न तश्तरी सफलतापूर्वक उड़ान भरेगी। जैसे ही हमारा प्रयोग सफल होगा, हम पूरे विश्व को आश्चर्य में डाल देंगे। यह अपनी तरह का पहला और अकेला स्पेसशिप होगा जो बिना कोई ध्वनि प्रवाहित किए बेआवाज उड़ान भरेगा और जमीन पर उतर सकेगा। दैट्स रियली वंडरफुल डैडी, पर क्या यह बात अपनी सरकार से छुपाए रखना उचित होगा? बेशक, उड़न तश्तरी की सफलता और हमारी सुरक्षा के लिए अभी इस बात को गुप्त रखना ही उचित होगा। शहर से दूर इस जंगल के एकांत में मैंने प्रयोगशाला बनाकर काम आरंभ करने का निश्चय इसलिए किया था ताकि किसी को कानों कान खबर न हो। वो तो ठीक है डैड, लेकिन अब हमारी मेहनत और बलिदान की कीमत वसूल करने का समय आ गया है बेटे। तो क्या पैसों की खातिर आप अपनी इस इजाद को विदेशियों के हाथ भी बेच सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। मैं अपनी चीज जिसे चाहे बेच सकता हूँ। मुझे तो पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए जिससे मैं अपने बेटे और पोते के लिए सुख सुविधा व ऐशो आराम के सारे साधन जुटा सकूं। डैड, यह आप क्या कह रहे हैं? तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है ना? तुम सोच रहे होंगे आज सफलता के शिखर पर पहुंचकर तुम्हारा पिता ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है। लेकिन इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है बेटे। जिस काम के लिए मैंने अपने जीवन भर की पूंजी लगा दी, तुम्हारा पारिवारिक सुख खत्म हो गया। तुम्हारी पत्नी शीला तुम्हें इसलिए छोड़कर चली गई क्योंकि तुमने उसके साथ शहर में रहने की बजाय यहाँ रहकर अपने पिता के काम में हाथ बटाना ज़्यादा ठीक समझा। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है डैडी, परंतु मुझे है बेटे। जब तक मैं तुम्हारा घर संसार खुशियों से नहीं भर दूंगा, मैं अपने आप को दोषी मानता रहूंगा। लेकिन मुझे खुशी तब होगी डैड, जब आपकी इस इजाद के लिए भारत सरकार आपको सम्मान देगी और विश्व में आपका नाम होगा। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर गुजरा हुआ वक्त नहीं खरीदा जा सकता। ओह, तो क्या तुम यह चाहते हो कि मैं अपनी जीवन भर की पूंजी सरकार के हवाले कर दूं? जी हाँ। ठीक है, उड़ान की सफलता के बाद तुम जैसा चाहो वैसा करना। दूसरे दिन करीब आधी रात को डैडी स्वयं सफलतापूर्वक उड़न तश्तरी को उड़ाकर तो ले गए, लेकिन फिर लौटकर नहीं आए। इस घटना को घटे 10 साल गुजर गए। तभी राहुल डॉक्टर कामत की सोचों को भंग करता हुआ बोला, आप क्या सोचने लगे डैडी? आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं आ रहा है तो खुद चलकर देख लीजिए। हाँ, चलो। और फिर अगर राहुल की बात सच हुई तो निश्चय ही डैडी लौट आए हैं। हे भगवान, मैं तो डैडी के लौटने की उम्मीद ही खो चुका था। वह देखो डैडी, वो रही, कितने करीब नजर आ रही है। ओह, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। यह वही उड़न तश्तरी है। डैडी लौट आए हैं। थोड़ी देर बाद, डैड, यह उड़न तश्तरी तो आपकी लैब के निकट ही उतर रही है। तुमने ठीक अनुमान लगाया बेटे। आपको डर नहीं लग रहा है डैडी? डर कैसा बेटे? वह उड़न तश्तरी किसी अन्य ग्रह या देश की नहीं, बल्कि हमारी अपनी इजाद की हुई है। उसमें तुम्हारे दादाजी हैं। दादाजी? हाँ, तब तुम लगभग 2 साल के थे। फिर डॉक्टर कामत ने एक टॉर्च उठाई और घर के बाहर आकर बोले, आओ, रास्ते में मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। रास्ता तय करते हुए डॉक्टर कामत राहुल को सब कुछ विस्तार से बताने के बाद बोले,
अब तो तुम समझ गए होंगे कि वह उड़न तश्तरी यहाँ जंगल में क्यों उतरी है। हाँ डैडी, अब जब भी दादाजी दोबारा अंतरिक्ष की सैर पर जाएंगे तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा। हाँ हाँ बेटे, अब की बार हम सब मिलकर अंतरिक्ष की सैर करने चलेंगे। आहा, कितना मजा आएगा। फिर लगभग 15 मिनट बाद, तुम यहीं ठहरो, मैं डैडी को सिग्नल देकर द्वार खुलवाता हूँ। परंतु डैडी, दादाजी को तो स्वयं बाहर आना चाहिए था। हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो, आखिर उनकी उम्र भी तो काफी हो चुकी है। ओह, यह तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा था। तब डॉक्टर कामत आगे बढ़ गए और उड़न तश्तरी के निकट पहुंचकर सिग्नल देने लगे। पता नहीं डैडी किस हाल में होंगे। 10 साल के लंबे अंतराल के बाद मैं डैडी से मिलूंगा। उफ, कितना अजीब लग रहा है। तभी सर, अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। फिर जल्दी ही डॉक्टर कामत राहुल की नजरों से ओझल हो गए। डैडी मुझे अकेला छोड़ गए। मेरा दिल उड़न तश्तरी के अंदर जाने के लिए कितना बेचैन हो रहा है। मुझे भी अंदर जाना चाहिए, आखिर इसमें हर्ज भी क्या है। यह सोच राहुल के कदम स्वयं ही उड़न तश्तरी की ओर बढ़ चले। लेकिन अभी वह सीढ़ी के निकट पहुंचा ही था कि नहीं बेटे राहुल, ऊपर मत आना। डैडी! उसी क्षण डैडी! डॉक्टर कामत अपने बचाव के प्रयास में लड़खड़ाकर गिरे और लुढ़कते चले गए। आह! जैसे ही डॉक्टर कामत का शरीर जमीन पर पहुंचा, डैडी, यह क्या हुआ? आपकी यह दुर्दशा कैसे हुई? समय बर्बाद मत करो बेटे, भाग जाओ यहाँ से, वरना आदमखोर चूहे तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं उन शैतान जीवों को यहाँ रोकने की कोशिश करता हूँ। तुम जितनी जल्दी हो सके इस इलाके को छोड़कर दूर निकल जाओ, और हो सके तो इस घटना की सूचना पुलिस अधिकारियों तक पहुँचा देना। लेकिन मैं आपको यहाँ अकेला। राहुल की बात पूरी न हो सकी, क्योंकि तभी राहुल की जान खतरे में देख, और इससे पहले कि चूहा फिर आक्रमण करता, चीं चीं चीं, डॉक्टर कामत ने चूहे को पकड़ तो लिया, लेकिन तभी, हे भगवान, अब क्या करूं? और फिर चीं चीं चीं, जल्दी ही, नहीं डैडी, यह लोमहर्षक दृश्य देख रो नहीं राहुल, धैर्य और हिम्मत से काम लो। अब तुम ही पृथ्वीवासियों को इन आदमखोर चूहों से सावधान कर सकते हो। मेरी मौत पर आंसू न बहाओ, अपना फर्ज निभाओ बेटे। लेकिन राहुल चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। पिता की मौत के लोमहर्षक दृश्य ने उसे जड़ सा कर दिया था। देखते ही देखते आदमखोर चूहों ने डॉक्टर कामत के जिस्म से मांस का नामो निशान मिटा दिया। फिर वे चूहे राहुल की तरफ लपके, लेकिन तभी जैसे राहुल की तंद्रा टूट गई। नहीं! अगले पल राहुल पूरी ताकत से दौड़ता चला जा रहा था। राहुल दौड़ता हुआ जंगल पार कर जैसे ही जीटी रोड पहुंचा, कार फौरन रुक गई। कर दी ना हत्या, शट अप। अब क्या होगा अजय भैया? हो गया क्या? यहाँ वीराने में कौन देख रहा है हमें? चुपचाप निकल चलो। लेकिन अजय अपने साथियों की बात पर ध्यान दिए बिना नीचे उतरा और सड़क पर पड़े राहुल के निकट पहुंच गया। जीवित है, शायद बेहोश है। तब तक विजय और टिंगू भी निकट पहुंच चुके थे। शुक्र है इसे ज्यादा चोट नहीं आई, हमें इसे फौरन अस्पताल ले चलना चाहिए। ओह, कैसी बात कर रहे हो अजय भैया? अगर यह रास्ते में मर गया तो वही बात होगी कि आ बैल मुझे मार, खामखा हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए मेरी बात मानो, आंख बचाकर पतली गली से निकल चलो। तुम्हारा मतलब है हम इस घायल लड़के को यहाँ इस हालत में छोड़कर चले जाएं? तुम ठीक समझे मियाँ 30 मार खां, इसी में अकलमंदी है। तुम्हारी अकलमंदी की ऐसी की तैसी, जितना तू छोटा है उतनी ही तेरी आत्मा खोटी है। प्यारे मकर राशि, तुम कलयुग में भगवान बनने की कोशिश मत करो। खुद तो फंसोगे, हमें भी फंसवाओगे। जानते नहीं मेरे जल्लाद बाप को, तुम्हें अपने पापा की पड़ी है और यहाँ किसी की जान पर बनी है। तभी अब तुम लोग आपस में लड़ना छोड़ो और इसे उठाने में मेरी मदद करो। तब अजय ने विजय और टिंगू की मदद से बेहोश राहुल को उठाकर कार की पिछली सीट पर लिटा दिया और अपने साथियों के साथ कार में जा बैठा। मैं कहता हूँ एक बार फिर सोच लो अजय भैया। सोचने की बात तो यह है कि फिलहाल हमें इसे हॉस्पिटल लेकर चलना है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।